एवरीवन, वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर्स के हमारे इस न्यू लेक्चर में, जिसमें हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इस वीक के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे और साथ में इन टॉपिक से रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको भी इंक्लूड कर लेंगे। तो इस वीक हमें टोटल 4 इशूज डिस्कस करने हैं। पहला इशू है डार्क पैटर्न। अब ये डार्क पैटर्न क्या होते हैं, किस प्रकार से ये यूजर की प्राइवेसी के अगेंस्ट होते हैं, इनसे हम कैसे बचाव कर सकते हैं, इन सभी इश्यूज को हमें यहां पर समझना है और ये टॉपिक मैंने इंडियन एक्सप्रेस से लिया है। उसके बाद सेकंड टॉपिक जो हमें डिस्कस करना है वो है साइंस फॉर ऑल, व्हाट इज टाइडल डिसरप्शन इवेंट। अब ये जो टाइडल डिसरप्शन इवेंट है, इस प्रकार के टर्म्स आपको अक्सर ध्यान में रखने होते हैं क्योंकि एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन प्रीलिम्स में बन जाता है कि टाइडल डिसरप्शन इवेंट के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि ये किससे रिलेटेड है। ओके, तो यहां टाइडल डिसरप्शन इवेंट को हम प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से सही से डिस्कस करेंगे। अगला टॉपिक जो हमें डिस्कस करना है वो है क्लाउड कंप्यूटिंग। अब ये टॉपिक आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मैं आपको दिखाऊंगा। यहां से प्री और मेंस दोनों ही एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ओके, तो आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ना है और इसको हम अच्छे से कवर करने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो है जेम्स वेब टेलीस्कोप। अब ये टेलीस्कोप क्या होता है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ये हबल टेलीस्कोप से किस प्रकार डिफरेंट है और हबल टेलीस्कोप ने अभी तक कौन कौन से अचीवमेंट हासिल किए हैं, इन सभी चीजों को हम यहां डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं लेक्चर को एक छोटी सी इंफॉर्मेशन के साथ। ओनली आईएएस के फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट हो चुके हैं 2024 के लिए। ऐसे में कोई भी एस्पायरेंट अगर 2024 को टारगेट कर रहे हैं तो वो हमारे प्रारंभ बैच से जुड़ सकते हैं। इसमें हम आपको टोटल 4 फेजेस में प्रिपरेशन कराते हैं। फर्स्ट फेज होता है बेसिक फाउंडेशन कोर्स, जहां पर आपको एनसीईआरटी, सीसेट और आपके जो बेसिक डाउट्स होते हैं उनको हम क्लियर करते हैं। फेज 2 में हम आपको एडवांस फाउंडेशन कोर्स कराते हैं, जहां पर आपको स्टैटिक के साथ साथ करंट अफेयर्स भी कराया जाएगा और इसमें आपको स्टैंडर्ड बुक्स के साथ पढ़ाया जाता है सो डैट आपकी प्रिपरेशन एक अच्छे स्तर पर पहुंच सके। इसमें आपको बहुत सारे टेस्ट भी दिए जाते हैं, करंट अफेयर्स बेस्ड टेस्ट होते हैं, प्रीलिम्स के भी टेस्ट होंगे, मेंस के भी टेस्ट होंगे। तो जब आप बहुत से टेस्ट देते हैं तो आप अपनी प्रिपरेशन में कॉन्फिडेंस भी महसूस करते हैं और आपको चीज़ें लंबे समय तक रिवाइज रहती हैं। फेज 3 में हम आपको प्रीलिम्स की प्रिपरेशन कराते हैं क्योंकि ये प्रीलिम्स का टाइम आ चुका होता है और फेज 4 में हम आपको स्पेशली फोकस कराते हैं मेंस पर। हमारे एक्स्ट्रा फीचर्स की बात करें तो हम आपको यूपीएससी इंश्योरेंस की फैसिलिटी देते हैं, जिसके अंतर्गत जब आप इस बैच को ज्वाइन करेंगे तो ऐसा नहीं है कि बैच के एंड होने पर आपका कॉपरेशन ओनली आईएएस के साथ भी एंड हो गया है। आपको इन फ्यूचर जब भी हमारी जरूरत पड़ेगी पूरी टीम आप लोगों की हेल्प के लिए रेडी रहेगी और आप कभी भी हमसे कोई सहायता ले सकते हैं जब तक कि आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता। अगली बात करें तो जीएस के 21 बुकलेट्स हम आपको हार्ड कॉपी में आपके घर पे प्रोवाइड कराते हैं, तो मटेरियल को लेकर भी आपको परेशान नहीं होना है। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप हमें इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं और आप हमें मेल भी ड्रॉप कर सकते हैं इस नंबर पर, इस आईडी पर। ओके, चलिए वापस आते हैं अपने लेक्चर पर और समझते हैं पहले टॉपिक को, दैट इज क्लाउड कंप्यूटिंग। ये न्यूज में क्यों है? क्योंकि भारत में क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस प्रोवाइड करने वाली एक कंपनी जिसका नाम है अमेज़न वेब सर्विस, ये हमारे देश की स्टार्टअप कंपनी को स्टार्टअप क्रेडिट प्रोवाइड कर रही है। अब स्टार्टअप क्रेडिट के अंतर्गत इन्होंने कुछ फ्री फैसिलिटीज दी हैं हमारी स्टार्टअप कंपनी को, जिनका उपयोग करके वो अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। इनमें कौन कौन सी सर्विसेज इंक्लूड हैं? जैसे एक तो कंप्यूटिंग हो गया, ठीक है। कंप्यूटिंग का मतलब है कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत सारी प्रोसेस आती हैं, अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे, तो परेशान ना होइए इसके लिए। उसके बाद स्टोरेज फैसिलिटी हो गया, होस्टिंग हो गया, इन सभी को भी हमें डिस्कस करना है अभी। ओके, तो कंटेक्स्ट में अभी इतना ध्यान रख लीजिए। अब बैकग्राउंड की बात करते हैं थोड़े से कि क्लाउड कंप्यूटिंग आखिर भारत में जरूरी क्यों है और इसका ग्रो कितना हो सकता है, कितना इसमें पोटेंशियल है इंडिया में। तो इंडिया की अगर हम बात करें तो विश्व में आपको 3rd लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडिया में देखने को मिलता है। मतलब जो भी स्टार्टअप स्थापित होते हैं पूरे विश्व में कहीं भी, तो उसमें भारत तीसरे नंबर पर आता है और इसीलिए भारत क्लाउड सर्विसेज के लिए एक बहुत बड़ी मार्केट बन जाता है, क्योंकि जितने ज्यादा स्टार्टअप आपके देश में स्थापित होंगे उतना ही आपको
क्लाउड कंप्यूटिंग पर इन्वेस्ट करना होगा, ठीक है। क्योंकि स्टार्टअप कंपनीज को अपना बहुत सारा रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है, कस्टमर का रिकॉर्ड मेंटेन करना होगा, एम्प्लॉयज का डाटा आपको मेंटेन करना पड़ेगा, आपके सेल परचेज का डाटा आपको मेंटेन करना पड़ेगा। तो इस प्रकार की बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको स्टोर करनी पड़ती है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग के माध्यम से आप इस इंफॉर्मेशन को बहुत ईजिली स्टोर कर सकते हैं और इन फ्यूचर कभी भी एक्सेस कर सकते हैं। सेकंड, अगर हम बात करें एक एग्जैक्ट फिगर की जो पार्लियामेंट में दिया गया था, तो यहां पर हमारे देश में लास्ट 5 सालों में स्टार्टअप की संख्या बहुत तेजी से ग्रो हुई है। 2016 में हमारे देश में 452 स्टार्टअप्स हुआ करते थे, लेकिन अभी पिछले 4-5 सालों में स्टार्टअप की संख्या 84,000 हो गई है। बिल्कुल सही सुना आपने, ये कोई गलत फिगर नहीं है। तो सोचिए हमारे देश में कितने ज़्यादा स्टार्टअप बढ़ रहे हैं, कितनी ज़्यादा नई नई कंपनीज स्थापित हो रही हैं। तो जब इतनी सारी कंपनीज स्थापित हो रही हैं तो क्लाउड टेक्नोलॉजी की डिमांड ऑब्वियसली बढ़ती हुई आपको दिखाई देगी। और यही कारण है कि हमारा एक प्रोजेक्शन है कि 2027 तक, यानी कि 2023 से लेकर 27 के बीच में जो ये मार्केट है क्लाउड कंप्यूटिंग का, ये 21.8% तक ग्रो कर जाएगा। ओके, तो ये कुछ फिगर्स है जो क्लाउड कंप्यूटिंग के इंपॉर्टेंस को दिखाता है। नेक्स्ट, यूपीएससी के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप देखिए। 2015 में एक मेंस में क्वेश्चन पूछा गया था और इसमें एडवांटेज और कुछ सिक्योरिटी इंप्लीकेशन जो कि हमारे क्लाउड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हैं वो पूछे गए थे। अब क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड है, तो आप जब इस टॉपिक को मेरे साथ देखते रहेंगे तो आपको ये क्वेश्चन लिखने में कोई परेशानी नहीं होगी। अब एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन भी देखिए, मोस्ट रिसेंट 2022 के एग्जाम में ही ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, सास क्या होता है बेसिकली। अब ये टॉपिक आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। आपने देखा कि 2016 में क्वेश्चन पूछा जा रहा है मेंस में, और उसके बाद 22 में फिर से क्वेश्चन आ रहा है। तो आगे भी क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना इस टॉपिक से बनी रहेगी, क्योंकि हमारे देश में इसकी डिमांड लगातार बढ़ रही है। तो इसका सही आंसर क्या है ये सभी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नाउ नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें तो क्लाउड कंप्यूटिंग आखिर होता क्या है, इस चीज़ को समझिए। देखिए, क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब है ऐसी कंप्यूटर सर्विस प्रोवाइड करना जो कि इंटरनेट के माध्यम से किसी दूसरी कंपनी को दी जाती हैं। इसमें आप बहुत सारी सर्विसेज दे सकते हैं, जैसे कि आप सर्वर दे सकते हैं। सर्वर का मतलब होता है कोई वेबसाइट किसी सर्वर के थ्रू ही काम करती है, तो ऐसे में सर्वर देने का काम आप कर सकते हैं। आप स्टोरेज फैसिलिटी दे सकते हैं। देखिए, स्टोरेज हम दो तरीके से कर सकते हैं। लाइक मान लीजिए कोई कंपनी आपने स्थापित की, इस कंपनी में बहुत सारा डेटा आपको मेंटेन करना पड़ता है। जैसे हमने बताया कि कस्टमर का डेटा आपको रखना पड़ेगा, उसके बाद एम्प्लॉयज़ का डेटा आपको रखना पड़ेगा, आपको सेल का डेटा रखना पड़ेगा, आपको परचेज का डेटा रखना पड़ेगा, आपको अपने स्टॉक का डेटा रखना पड़ेगा। तो इस तरीके के बहुत सारे स्टोरेज आपको करने पड़ते हैं। तो इसके लिए दो तरीके हैं, या तो आप अपना फिजिकल स्टोरेज फैसिलिटी बनाइए, स्थापित करिए उसको, और इसे स्थापित करने में आपको कुछ पैसा लगेगा, तो कॉस्ट आपका ज़्यादा हो जाएगा। और दूसरा आपके पास तरीका है कि आप सीधे क्लाउड सर्विस को ले लीजिए और अपने इस डेटाबेस को क्लाउड टेक्नोलॉजी पर स्टोर कर दीजिए। आप इसमें आपका जो खर्चा है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। इसका एक बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल जो हम लोग यूज़ करते हैं, आप सभी टेलीग्राम तो यूज़ करते ही होंगे, तो टेलीग्राम की जो स्टोरेज होती है वो भी क्लाउड टेक्नोलॉजी पर ही बेस्ड होती है। इसका एक एग्जांपल हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि लाइक आपका कोई इंपॉर्टेंट डेटा है, आपने उसको किसी प्राइवेट ग्रुप में बनाकर सेव कर दिया और आपने कभी भी अपने फ़ोन से टेलीग्राम को अनइंस्टॉल कर दिया, फिर भी आप उस डेटा को एक्सेस कर पाएंगे जो कि आपने टेलीग्राम पे स्टोर किया है, क्योंकि वो क्लाउड पर सेव हो चुका है। ठीक है, तो ये होती है क्लाउड सर्विस, ये इसका सिंपलेस्ट एग्जांपल है। उसके बाद यहाँ डेटाबेस भी बनाया जा सकता है, आप सॉफ्टवेयर सर्विस भी ले सकते हैं, यहाँ से एनालिटिकल सर्विस भी ले सकते हैं, और इंटेलिजेंस सर्विस भी क्लाउड कंप्यूटिंग के माध्यम से ले सकते हैं। इसको यूज कौन कर सकता है, तो भारत में कोई भी कंपनी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, डिपेंड करता है कि उसका साइज कितना है, सॉरी ये भी डिपेंड नहीं करता कि उसका साइज कितना है, कोई भी इसको यूज कर सकता है। किसी भी प्रकार से आप इसको यूज कर सकते हैं और कोई भी सर्विस इनमें से आप प्राप्त कर सकते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के माध्यम से। उसके बाद क्लाउड कंप्यूटिंग के अगर टाइप्स की बात करें तो टोटल में अगर हम मेन टाइप्स की बात करें तो 3 मेन टाइप्स होते हैं इसमें। एक होता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, दूसरा प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, और तीसरा सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस का मतलब क्या है, आप किसी के इंफ्रास्ट्रक्चर को अपनी सर्विस के रूप में प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि हमने यहां पर क्या किया, अपनी फिजिकल स्टोरेज फैसिलिटी नहीं बनाई, इसके बजाय हमने क्लाउड टेक्नोलॉजी के माध्यम से किसी दूसरे व्यक्ति
दूसरा व्यक्ति कौन? जो क्लाउड कंप्यूटिंग की सुविधा हमें प्रदान कर रहा है, उसकी स्टोरेज फैसिलिटी को हमने यूज कर लिया, तो इसी को कहेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। उसके बाद प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस का मतलब है आप अपने प्लेटफॉर्म को खुद डिजाइन नहीं कर रहे हैं, आपने एग्जिस्टिंग बने बनाए प्लेटफॉर्म को किसी से क्लाउड कंप्यूटिंग के माध्यम से प्राप्त कर लिया है और उसके बदले आपको कुछ पेमेंट करना पड़ेगा, तो इसको हम कहेंगे प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। और सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस का मतलब है आप क्लाउड कंप्यूटिंग के माध्यम से अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए कुछ सॉफ्टवेयर्स का भी यूज कर सकते हैं। ये सॉफ्टवेयर बने बनाए भी हो सकते हैं और आप इस सॉफ्टवेयर में अपने अकॉर्डिंग कुछ मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं, आप इसके लिए अलाउड होते हैं। तो ये इस प्रकार की सर्विसेज प्रोवाइड यहां पे करता है। इसको आप एक इमेज के माध्यम से भी समझते हैं, जैसे कि IaaS और ये PaaS और SaaS। इसमें क्या होता है, इसमें जैसे देखिए सर्वर एंड स्टोरेज आ गया, नेटवर्किंग फायरवॉल्स आ गया, सिक्योरिटी आ गई। उसके बाद डेटा सेंटर जो मैंने बताया स्थापित करना होता है आपको जब भी डेटा को मेंटेन करना होता है, तो ये सब करने की जरूरत नहीं है अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस प्राप्त करते हैं तो। फिर पास के अंतर्गत दो सर्विसेज और बढ़ जाती हैं यहाँ, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, और सास के अंतर्गत फिर यहाँ पे होस्टेड एप्लीकेशन भी आपके आ जाते हैं। तो इन सर्विसेज को थोड़ा सा नजर में रखिएगा। अब बेनिफिट्स की बात करें कि भारत में क्लाउड कंप्यूटिंग किस प्रकार से हमारी इकोनॉमी की ग्रो में हेल्प कर सकती है और किस प्रकार से अदर सर्विसेज को प्रोवाइड करने में हेल्प कर सकती है। देखिए, सबसे पहली चीज तो यह है कि क्लाउड कंप्यूटिंग के द्वारा हमें इजीली एक्सेस मिलता है बहुत सारी टेक्नोलॉजीज को यूज करने का। तो हमारे देश में आपको ये नहीं सोचना है अब कि हमें कैसे डेटा स्टोरेज की फैसिलिटी बनानी है, कैसे हमें अपने सॉफ्टवेयर को डिजाइन करना है। आपको सिर्फ इनोवेशन पर ध्यान देना है, मतलब आपको आइडिया सोचना है कि मेरा बिजनेस मैं किस तरीके से ग्रो करूंगा। बाकी सारी चीजें छोड़ दीजिए, क्योंकि क्लाउड कंप्यूटिंग के माध्यम से आप उन सर्विसेज को प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको केवल और केवल इनोवेशन पर ध्यान देना है। इसीलिए हमारे देश में इनोवेशन को बढ़ाने में क्लाउड कंप्यूटिंग काफी ज्यादा सहायक सिद्ध होगा। उसके बाद यहां पर हमें अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, चूंकि किसी भी तरीके का फिजिकल कोस्ट नहीं लगाना होता, हमारा जो कोस्ट है वो भी कम हो जाता है, तो हम अपने बिजनेस को तेजी से ग्रो कर पाते हैं। ओके, क्योंकि जब आपका कोस्ट कम लगा है, इंफ्रास्ट्रक्चर को आपको डेवलप नहीं करना पड़ा, तो उस कोस्ट को आप यूज कर सकते हैं अपने बिजनेस को ग्रो करने में। तो ये पॉइंट आपका सेकेंड हो गया। उसके बाद आप अपने बिजनेस को कहीं भी ग्लोबली ले जा सकते हैं, कहीं भी डिप्लॉय कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने भारत में एक कंपनी स्थापित की और आपकी कंपनी बहुत बड़ी हो गई, अब आपको इसका प्रसार करना है ग्लोबली, तो आप इसको लेकर चले गए यूएसए। अब यूएसए में जब आप इस कंपनी को लेकर जाएंगे तो आपको यूएसए में भी एक डेटा स्टोरेज फैसिलिटी बनानी पड़ेगी, यहां पर भी सर्विसेज जो हैं उनको रखना पड़ेगा, इसका मेंटेनेंस भी करना पड़ेगा। तो अगर आप फिजिकली इन सब चीजों को करते हैं तो आपका कॉस्ट अगेन बढ़ेगा और आपका बिजनेस इससे अफेक्ट होगा। तो क्लाउड कंप्यूटिंग के माध्यम से अगर आप अपने डेटा को स्टोर करते हैं, आप अपने डेटा का रिकॉर्ड रखते हैं, तो ऐसे में सेम डेटा को आप इंडिया में भी एक्सेस कर सकते हैं, आप यूएसए में भी उसको एक्सेस कर सकते हैं, और इसके लिए कुछ मिनट का समय लगेगा बस। ओके, तो आपके बिजनेस की ग्रोथ में ये काफी इंपॉर्टेंट है। साथ ही क्लाउड कंप्यूटिंग ई गवर्नेंस को भी प्रमोट करता है, और इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक अपना इंटरफेस बनाया है जिसको हम जीआई क्लाउड कहते हैं, मेघराज। तो ये इंडियन गवर्नमेंट का अपना क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विस है। ओके, अब ई गवर्नेंस फैसिलिटी को कैसे ये प्रमोट करता है? ई गवर्नेंस फैसिलिटी में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, जैसे अगर आपको कोई शिकायत दर्ज करनी है तो आप इंटरनेट के माध्यम से उस शिकायत को दर्ज कर सकते हैं और गवर्नमेंट उसे इजीली सॉर्ट आउट कर सकती है। ओके, इसके अलावा अगर आपको कोई एप्लीकेशन देना है, लाइक आपको कोई घर बनाना है, तो उसके लिए आपको मैप पास कराना पड़ेगा, तो उस मैप को पास कराने के लिए भी आप ऑनलाइन सर्विस का यूज कर सकते हैं, उसमें भी क्लाउड कंप्यूटिंग आपकी हेल्प करेगा। ओके, तो ये हो गया हमारा अगला बेनिफिट। नेक्स्ट बेनिफिट है क्लाउड कंप्यूटिंग भारत में स्टार्टअप के प्रमोशन में भी हेल्प करता है। अब एक तो हम देखिए आपस में ये चीजें इंटर रिलेटेड हैं। स्टार्टअप जितना ज्यादा ग्रो करेगा, क्लाउड कंप्यूटिंग की डिमांड उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी, और क्लाउड कंप्यूटिंग अपने आप में भी स्टार्टअप को प्रमोट करती है। क्यों करती है सर? क्योंकि इसके द्वारा आप बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कोई बिजनेस सोचा, बिजनेस प्लान के बारे में जब आप सोचते हैं तो उस पर कुछ प्रैक्टिकली अप्लाई भी करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको कोई प्रोडक्ट बेचना है, तो प्रोडक्ट को सेल करने के लिए आप मार्केट में उतरेंगे, लोगों की डिमांड देखेंगे, लोगों के रिव्यूज देखेंगे, तो उन सभी चीजों को स्टोर आपको कहां करना पड़ता है? उसको आप
क्लाउड पे स्टोर कर सकते हैं इजीली, और फ्यूचर में कभी भी वो एक्सेस हो जाएगा, वो डेटा डिलीट भी नहीं होगा ऐसे आसानी से, ठीक है। जब आप डिलीट करेंगे तभी डिलीट होगा। तो इस पर आप बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, बहुत सारे टेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको कहीं पर फेलियर लगता है किसी प्रकार का, तो आप उस फेलियर से सीख सकते हैं और इंप्रूव कर सकते हैं फ्यूचर में। तो ओवरऑल आपके देश में ये जो स्टार्टअप्स हैं वो क्लाउड कंप्यूटिंग की वजह से भी काफ़ी ज़्यादा ग्रो करते हैं, ठीक है। और ये हमारे देश में जो टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज़ की स्टार्टअप्स होती हैं उनको आपस में कनेक्ट करने का काम करते हैं। इनको बहुत सारी स्किल्स भी प्रोवाइड करते हैं, कंप्यूटर चलाने से लेकर क्लाउड के यूज़ से लेकर सभी चीज़ें, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टॉपिक क्लाउड टेक्नोलॉजी का। इससे ज़्यादा आपको इसमें कुछ भी ध्यान नहीं देना है, और थोड़ा अगर एक्स्ट्रा रिसर्च करना चाहते हैं आप लोग कर सकते हैं, ऑब्वियसली उसमें कोई रोक टोक नहीं है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, टाइडल डिसरप्शन इवेंट। अब ये टॉपिक आपके प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। इसको ऑब्जर्व किसने किया है और ये होता क्या है समझते हैं। देखिए, नासा ने एक इवेंट ऑब्जर्व किया है जिसका नाम है टाइडल डिसरप्शन इवेंट। और ये इवेंट होता क्या है, ये बेसिकली एक एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमिना है, मतलब खगोलीय घटना है। और इस घटना में ब्लैक होल के द्वारा किसी स्टार को निगल लिया जाता है, ठीक है। जैसे आप यहां पर इमेज में देखेंगे, ये एक ब्लैक होल आपको दिखाई देगा, ठीक है। ब्लैक होल के चारों तरफ जो आप प्रकाश देख पा रहे हैं येलो कलर का, ये एक स्टार है बेसिकली। और स्टार ऐसा नहीं है कि इसके चारों तरफ इस तरीके से मौजूद था, स्टार कहीं पर दूर मौजूद था। धीरे धीरे ये स्टार ग्रेविटी की वजह से इसके पास आया और इसने इसको इनगल्फ कर लिया, और ये इसके चारों तरफ थोड़ा गैस के रूप में आपको उपस्थित दिखाई देगा। आगे समझेंगे इसके प्रोसेस को डिटेल में। देखिए, दूसरा पिक्चर देखिए, यहां पर आपको क्लियर होगा और ज्यादा। तो इस पिक्चर को समझने से पहले आपको 2-3 कॉन्सेप्ट और समझने हैं। जैसे एक तो आप समझिए कि टाइडल फोर्स क्या होता है। टाइडल फोर्स बेसिकली दो पॉइंट्स या फिर दो बॉडी के बीच में ग्रेविटी के अंतर को डिफाइन करता है। लाइक जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कि ये ब्लैक होल है और ये कोई स्टार है, इनके बीच में जो ग्रेविटी का अंतर होगा ना, उसी को हम कहेंगे टाइडल फोर्स। और एक चीज आपको और ध्यान देनी है, वो है इंट्रामोलिक्यूलर फोर्स। इंट्रामोलिक्यूलर फोर्स क्या होता है, दो मॉलिक्यूल को आपस में जोड़े रखने के लिए जो फोर्स लगता है उसी को हम इंट्रामोलिक्यूलर फोर्स कहते हैं, ठीक है। तो अब मान लीजिए यहां पर अगर इंट्रामोलिक्यूलर फोर्स लग रहा हो इन दोनों बॉडीज के बीच में, तो ऐसे में अगर टाइडल फोर्स बढ़ जाता है, मान लीजिए ब्लैक होल का ग्रेविटेशन बढ़ जाता है, तो ऐसे में ब्लैक होल के द्वारा इस स्टार को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया जाएगा। और जब ये अट्रैक्ट करेगा तो इस स्टार का कुछ हिस्सा ब्लैक होल के द्वारा निगल लिया जाएगा और कुछ हिस्सा बाकी रह जाएगा। जैसे यहां पर एक स्टार था, ये काफी दूर था ब्लैक होल से, लेकिन ब्लैक होल का चूंकि ग्रेविटेशन बहुत ज्यादा है, इसने इस स्टार को अपनी तरफ आकर्षित कर लिया। अब ये देखिए, ब्लैक होल के पास जब ये स्टार आया तो इसका साइज किस तरीके से चेंज हो गया। पहले अच्छा खासा आपको गोल दिखाई दे रहा था, फिर साइज में चेंज हो गया क्योंकि इसको तेजी से ग्रेविटी के साथ ब्लैक होल के द्वारा खींचा जा रहा है। और जब ये इसको और खींचेगा अपनी तरफ, तो इसका कुछ हिस्सा ब्लैक होल इनगल्फ कर लेगा और बाकी कुछ हिस्सा यहां पर आपको बचा हुआ दिखाई दे जाएगा। इस इवेंट में एक बहुत ही तेज प्रकाश भी निकलता है, जैसे हमने पिछले इमेज में देखा। तो ये जो प्रकाश आप देख रहे हैं ना, ये स्टार का बचा हुआ प्रकाश होता है और ये बेसिकली गैसेस है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस चीज में आपको 2-3 बातें और ध्यान रखनी है। अब देखिए, इसको अच्छे से समझने के लिए ना आप एक काम करिएगा, यूट्यूब पर टाइडल डिसरप्शन इवेंट सर्च कर लीजिएगा। और आपको बहुत लॉन्ग वीडियो नहीं देखनी है, जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है मैंने आपको यहां प्रोवाइड कर दी है। बस इस इवेंट का एक पिक्चर देख लीजिएगा कि किस तरीके से ये काम कर रहा है। तो मोस्टली आपको 60 सेकंड के वीडियो में ये देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। देखिए, नेक्स्ट चीज जो हमें डिस्कस करनी है, जब ये इवेंट होता है तो शॉर्ट एक फ्लेम यहां से निकल कर आती है, शॉर्ट फ्लेयर निकल कर आती है, जो कि एक अच्छी खासी चमक है। तो उसी चीज को बेसिकली हम टाइडल डिसरप्शन इवेंट कहते हैं। इस इवेंट का जो ऑफिशियल नाम है वो है AT2021 EHB, ये ऑफिशियल नाम है इसका। और ये बेसिकली हुआ कहां है, ये एक ऐसी गैलेक्सी में हुआ है जिसके ब्लैक होल का साइज, या फिर कहें जिसके ब्लैक होल का मास हमारे सन के मास से 10 मिलियन टाइम्स ज्यादा है। सोचिए हमारा सन कितना बड़ा है अपने आप में, और उससे भी 10 मिलियन टाइम्स ज्यादा बड़ा है ये ब्लैक होल जहां पर इस इवेंट को देखा गया है। अब ये जो इवेंट हुआ है ये एस्ट्रोनॉमर्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एस्ट्रोनॉमर्स बहुत सारी स्टडी करते रहते हैं
हमारे स्पेस के बारे में, तो ऐसे में उनको ये पता लग जाता है कि ब्लैक होल की ग्रेविटी किस प्रकार किसी मटेरियल को अफेक्ट कर सकती है। और यहाँ मटेरियल का मतलब है जो आसपास स्टार्स घूम रहे हैं, जो आसपास उसके ऑब्जेक्ट घूम रहे हैं, उस पर किस तरीके से इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। ओके, तो ये हो गया टाइडल डिसरप्शन इवेंट, और प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से हमने इनफ डिस्कशन यहाँ कर लिया है। नेक्स्ट टॉपिक जो हमें डिस्कस करना है वो है जेम्स वेब टेलीस्कोप। जेम्स वेब टेलीस्कोप हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि इसका 1 वर्ष पूरा हो चुका है। इसको लास्ट ईयर एक्समस के डेज पर ही यूज किया गया था, क्रिसमस में ही इसको लॉन्च किया गया था। तो 1 ईयर इसने कंप्लीट कर लिया है, इसीलिए हम इसको यहां पर डिटेल से डिस्कस करेंगे। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? कोई भी टेलीस्कोप है, बेसिकली टेलीस्कोप से आप क्या देखने का काम करते हैं? आप स्पेस को देखने का काम करते हैं, स्पेस को ऑब्जर्व करने का काम करते हैं। तो इसका भी यही ऑब्जेक्टिव था। इसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से। तो सबसे पहली चीज, जेम्स वेब टेलीस्कोप एकमात्र नासा का नहीं है। इसमें कुछ एजेंसीज हैं जिन्होंने कॉपरेशन किया था नासा के साथ, जिसका नाम है यूरोपियन स्पेस एजेंसी और कैनेडियन स्पेस एजेंसी। अब देखिए, कोई भी टेलीस्कोप बहुत सारी लाइट्स को यूज करता है, अलग अलग तरीके की लाइट्स होती हैं। जैसे आपने अगर प्रकाशीय स्पेक्ट्रम को देखा होगा तो उसमें बहुत सारी अलग अलग लाइट्स हैं, जैसे कॉस्मिक, उसके बाद गामा, ठीक है, इस तरीके का स्पेक्ट्रम होता है, कॉस्मिक, गामा, उसके बाद एक्सरे, यूवी, फिर आ जाएगी आपकी विजिबल लाइट, उसके बाद आपकी आ जाएगी इंफ्रारेड। ठीक है, तो इस तरीके से ये स्पेक्ट्रम चलता रहता है। तो यहां पर जो जेम्स वेब टेलीस्कोप है वो इंफ्रारेड लाइट को यूज करेगा। ये वाली जो लाइट आप देख रहे हैं, इसको इसके द्वारा यूज किया जाएगा। और इंफ्रारेड लाइट की एक स्पेसिफिकेशन ये होती है कि इसको ह्यूमन आई नहीं देख सकती। ठीक है, तो आप इंफ्रारेड लाइट को नहीं देख सकते हैं। ओके, चलिए, ये वाला पॉइंट भी हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट पॉइंट जो हमें प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से थोड़ा ध्यान में रखना है वो ये है कि इस टेलीस्कोप में जो मिरर यूज किया गया है वो एग्जिस्टिंग जो हमारा टेलीस्कोप था, मतलब नासा का जो टेलीस्कोप था हबल वाला, उससे 21 फीट ज़्यादा बड़ा है। तो बहुत बड़ा टेलीस्कोप है, इसका मतलब इसकी प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा होगी, ये वर्क भी उससे ज़्यादा कर पाएगा और ये हमें बेहतर इमेजेस भी प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट, इससे हमें बहुत सारी हेल्प भी मिलेगी, जैसे एस्ट्रोनॉमी के बारे में आपको अध्ययन करना हो, आपको यूनिवर्स के बारे में जानना हो कि स्टार का फॉर्मेशन कैसे हुआ है, हमारे यूनिवर्स का ओरिजिन कैसे हुआ है। ये देखिए एक पूरा गेम है, मतलब कह सकते हैं हम कि एक मिस्ट्री बनी हुई है कि हमारा यूनिवर्स किस तरीके से ओरिजिनेट हुआ है। काफ़ी सारी थ्योरीज इस पर बार बार आती रहती हैं और इस पर रिसर्च लगातार चलते रहते हैं। तो इसी चीज़ को थोड़ा सा अनलॉक करने के लिए जेम्स वेब टेलीस्कोप जो है लॉन्च किया गया है और वो हमें कुछ इन्फॉर्मेशन और यूनिवर्स के बारे में बताएगा। उसके बाद हमारा जो अपना सोलर सिस्टम है उसका ओरिजिनेशन कैसे हुआ है, जो स्टार्स हैं वो कैसे बने हैं, इन सभी चीज़ों को यहाँ पर बताया जाएगा। इसके अलावा जेम्स वेब टेलीस्कोप की मदद से हम लाइफ को फाइंड करने की भी कोशिश करेंगे। केवल ऐसा नहीं हो सकता कि अर्थ पर ही लाइफ हो। आप देखते होंगे रात में बहुत सारे स्टार्स आपको दिखाई देते हैं, बहुत सारी गैलेक्सीज आपको दिखाई देती हैं। तो ऐसे में क्या संभव है कि लाइफ सिर्फ अर्थ पर ही हो? ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इतने सारे सन हैं पूरे ब्रह्मांड में, तो ऐसे में लाइफ कहीं और भी तो हो सकती है। उसी को फाइंड करने का काम इस टेलीस्कोप के द्वारा किया जाएगा। इसके बाद ये जो एक्सोप्लैनेट होते हैं, एक्सोप्लैनेट मतलब हमारे पृथ्वी से बाहर के प्लैनेट हैं, उनको हम मेजर करेंगे, उनके एटमॉस्फेयर को मेजर करेंगे। वो सभी चीजें इस टेलीस्कोप के माध्यम से देखी जा सकती हैं। इसके बाद ये आईसी मून को देखने का काम करता है। आईसी मून का मतलब होता है एक ऐसा उपग्रह, ग्रह और उपग्रह में आई होप आप लोग डिफरेंस समझ पा रहे होंगे। जैसे अर्थ एक ग्रह है और इसके चारों तरफ मून एक उपग्रह है, तो इस तरीके के उपग्रह जहां पर आइस ज्यादा होती है, इसी चीज को हम कहते हैं आईसी मून्स। ठीक है, तो इसको फाइंड करने का काम किया जाएगा। उसके बाद गैलेक्सी क्लस्टर, मतलब बहुत सारी गैलेक्सियों के समूह को भी मेजर करने का काम इसके द्वारा किया जाएगा। अब कुछ डिस्कशन कर लेते हैं थोड़ा सा हबल स्पेस टेलीस्कोप के बारे में, क्योंकि पहले जो हमारे टेलीस्कोप मौजूद था स्पेस में वो हबल स्पेस टेलीस्कोप ही था। इसको रिप्लेस करने के रूप में हमने जेम्स वेब टेलीस्कोप को रखा है। अब हबल स्पेस टेलीस्कोप को लॉन्च किया गया था नासा के द्वारा 1990 में। अब ये भी नासा का अपना केवल कंट्रीब्यूशन नहीं है, इसमें दूसरी एजेंसी ने भी कंट्रीब्यूशन किया था, जैसे कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी, तो इनकी भी इसमें हेल्प रही है।
अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जो हमारे एस्ट्रोनॉट्स हैं, एस्ट्रोनॉट्स स्पेस में रहते हुए बहुत सारे इवेंट्स को मेजर कर सकते हैं। ओके, अब ये जो टेलीस्कोप है ये बेसिकली अर्थ के अराउंड घूमता रहता है और हर 95 मिनट में अर्थ का एक रिवॉल्यूशन पूरा कर लेता है। तो इससे भी हम कौन सी इंफॉर्मेशन प्राप्त करेंगे, हम यहाँ पर यूनिवर्स को एक्सपेंड करने का काम करेंगे। किस लाइट का ये यूज़ करेगा, ये विजिबल लाइट का यूज़ करेगा, और इसमें ऑप्टिकल स्पेक्ट्रम का भी यूज़ किया जाएगा। ऑप्टिकल स्पेक्ट्रम का मतलब होता है इंफ्रारेड एंड अल्ट्रा वायलेट, ठीक है। तो यूवी और इंफ्रारेड का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे इस टेलीस्कोप में। इसके अचीवमेंट भी थोड़े बहुत देख लेते हैं कि इसने अभी तक क्या क्या प्राप्त किया है। तो 1990 से जब से इसको प्रक्षेपित किया गया है, इसने प्लूटो के मून्स को फाइंड करने का काम किया है। उसके बाद यहां पर ब्लैक होल के एग्जिस्टेंस के एविडेंस भी इस टेलीस्कोप के माध्यम से बताए गए हैं। और आपने फरवरी 2021 में अगर देखा होगा तो एक इमेज सामने आया था, वो इसी के द्वारा लिया गया था, ठीक है। तो यहां ब्लैक होल के कॉन्सेंट्रेशन का इमेज भी यहां इसने हमें प्रोवाइड कराया है। उसके बाद दो गैलेक्सी जब आपस में मर्ज करती हैं तो उसको भी इसने रिकॉर्ड किया है, और ऐसा सिर्फ एक बार नहीं हुआ, 6 टाइम्स इन्होंने ऐसी चीज़ों को रिकॉर्ड किया है। उसके बाद जो स्टार्स हैं उसका फॉर्मेशन किस तरीके से होता है, आपने सुना होगा कि पहले नेब्यूला बनता है, फिर नेब्यूला से धीरे धीरे डेवलप होकर एक स्टार का फॉर्मेशन होता है। तो इस प्रोसेस को भी कंफर्म करने का काम हबल स्पेस टेलीस्कोप के द्वारा किया गया था। तो ये 4-5 इंफॉर्मेशन है जो आपको प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से ध्यान में रखनी है। ये टॉपिक आपका यहाँ कंप्लीट हो जाता है। सो नेक्स्ट टॉपिक जो हमें डिस्कस करना है वो है डार्क पैटर्न। क्या आप लोगों ने ऐसा कभी महसूस किया है कि लाइक आप कोई कंटेंट सर्च करने गए हों गूगल पर और आप किसी वेबसाइट को ओपन करते हैं तो उस वेबसाइट के पीछे एक पॉपअप आता है उस वेबसाइट में सामने ही आपके। अब उस पॉपअप में 2 ऑप्शन होते हैं, एक्सेप्ट और डिक्लाइन। अक्सर हम जब कंटेंट को पढ़ने जाते हैं, हमारे लिए कंटेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है तो हम बिना ध्यान दिए इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, और कभी कभी हम इसको डिक्लाइन भी कर देते हैं। लेकिन कुछ वेबसाइट ऐसी होती हैं जहां पर आप विजिट करेंगे और वहां ये पॉपअप सामने आएगा तो डिक्लाइन का वहां ऑप्शन ही नहीं होगा, और आपके पास ऑप्शन यही रहेगा कि अगर आप कंटेंट को पढ़ना चाहते हैं तो आप उसको एक्सेप्ट करिए। बिल्कुल आप सभी लोगों ने ये चीज़ फील की होगी इंटरनेट पर। तो इसी चीज़ को हम कहते हैं डार्क पैटर्न। ये इसका एक बहुत बेहतर एग्जाम्पल है। सो कंपनीज क्या करती हैं, इंटरनेट कंपनीज या फिर जो वेबसाइट्स हैं, वो हमसे कुछ यूआरएल पर बिना मतलब क्लिक करवाती हैं, मतलब जबरन क्लिक करवाती हैं, और हमें कुछ कंडीशंस को फॉलो करने पर मजबूर करती हैं। इसी चीज़ को हम डार्क पैटर्न कहते हैं। डार्क पैटर्न के बैकग्राउंड में आपको 2-3 चीज़ें ध्यान रखनी है। पहली बात तो ये टर्म दिया किसने है, तो इसका नाम है हैरी ब्रिगनल, इन्होंने इस टर्म को दिया है। और डार्क पैटर्न को हम डिसेप्टिव पैटर्न भी कहते हैं। चलिए समझते हैं इस पैटर्न को, आखिर ये किस तरीके से काम करता है। देखिए, सबसे पहली बात, डार्क पैटर्न एक अनएथिकल यूजर इंटरफेस डिजाइन है। अनएथिकल क्यों है? अनएथिकल इसलिए है क्योंकि आप यूजर से बिना बताए उसकी इंफॉर्मेशन को चुराने का काम कर रहे हैं, आप उसकी प्राइवेसी को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं। अगर मैं आपको यहां बताऊं सिंपल वर्ड्स में, तो अगर आप किसी पॉपअप को बिना मतलब ही ऐसे ही एक्सेप्ट कर लेते हैं तो वो आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री को भी एक्सेस कर सकता है, उसको पता रहेगा कि आप क्या क्या चीजें ब्राउज कर रहे हैं, ठीक है। और डिक्लाइन करते हैं तो डिक्लाइन करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। वहां पर साफ साफ ये चीज लिखा आता है कि आप कुकीज को यूज करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हमारी। तो अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया फिर वो आपको ट्रैक करने लग जाते हैं, आपकी इंफॉर्मेशन को ट्रैक करने लग जाते हैं, ठीक है। और जब आप इनको एक्सेप्ट करते हैं तो आपने महसूस किया होगा कि आपके इनबॉक्स में जो आपका ईमेल होता है उसमें फ्लडिंग हो जाती है, बहुत सारे ईमेल आने लगते हैं अपने आप। और आप ये सोचते होंगे कि ये ईमेल आने कहां से लगे, मैंने तो इस वेबसाइट पर कभी विजिट नहीं किया, कभी मैंने इसको सब्सक्राइब नहीं किया, फिर कहां से आ रहे हैं ये मेल? ये मेल इसी पॉपअप की वजह से आ रहे होते हैं। और इसमें प्रमोशन किया जाता है अलग अलग वेबसाइट्स का, अलग अलग ब्रांड्स का। आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स भी यहां पर दिखाए जाते हैं जिसको सेल करने के पर्सपेक्टिव से आपको दिखाया जाता है। और ये ऐसे मेल होते हैं जिनको आप कभी अपने इनबॉक्स में देखना नहीं चाहते। और जब आप इसको अनसब्सक्राइब करने जाते हैं तो ये अनसब्सक्राइब भी नहीं होते, क्योंकि जब आपने टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट किया था इस पॉपअप विंडो में, तो वहां टर्म्स एंड कंडीशन में कुछ कंडीशन ऐसी भी होती है कि अगर आपने एक बार इन मेल्स को सब्सक्राइब कर लिया तो आप इसको फ्यूचर में अनसब्सक्राइब नहीं कर सकेंगे। तो वो मेल आपके पास कंटिन्यू आते रहते हैं, और इसकी डिलीशन रिक्वेस्ट भी आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम यहां क्रिएट हो जाती है। उसके बाद यहां पर अगर किसी व्यक्ति को डार्क पैटर्न के बारे में इंफॉर्मेशन हो, जैसे आप सभी लोग जान गए हैं डार्क पैटर्न के बारे में अब,
तो ऐसे में आप क्या कभी फ्यूचर में डार्क पैटर्न से रिलेटेड ये टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं करना चाहेंगे। तो ऐसे में जो कंपनीज हैं वो डिसेप्टिव टैक्टिक्स का यूज करती हैं, कुछ ऐसी टैक्टिक्स का यूज करती हैं जिससे यूजर मजबूर हो जाए चीजों को एक्सेप्ट करने के लिए। मान लीजिए आपका यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम लगा हुआ है और प्रीलिम्स एग्जाम से पहले आपको एनवायरनमेंट का कोई टॉपिक डिस्कस करना है, कोई टॉपिक जो है गूगल सर्च करना है, और कहीं पर इंफॉर्मेशन आपको प्राप्त हो रही है, अच्छी इंफॉर्मेशन है जैसी आपको चाहिए थी, और उस पेज पर आपके सामने पॉपअप भी आ रहा है कि इसको एक्सेप्ट करो या डिक्लाइन करो। अगर आपने एक्सेप्ट नहीं किया तो आपको वो पेज पढ़ने नहीं दिया जाएगा, वो कंटेंट आप पढ़ ही नहीं सकते। तो ऐसे में आपके लिए मजबूरी बन जाएगी कि आप उसको एक्सेप्ट करें ही करें। इसी को कहते हैं डिसेप्टिव टैक्टिक्स। ओके, एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल हो सकता है, यहां पर एक हुआ भी है अमेजोन का एग्जाम्पल। जब कोई व्यक्ति अमेजोन प्राइम का सब्सक्रिप्शन करता है तो अमेजोन उसको कैंसिल करने के लिए एक बहुत ही लेंदी मल्टी स्टेप प्रोसेस लगा के रखता है, और इसी वजह से इनको यूरोपियन यूनियन में काफी ज्यादा क्रिटिसाइज भी किया गया था। ओके, चलिए नेक्स्ट चीज इसमें हमें डिस्कस करना है कुछ इशू जो कि डार्क पैटर्न से रिलेटेड हैं। इशूज में क्या क्या चीजें आ जाती हैं? सबसे पहले तो यहां पर यूजर के राइट को कॉम्प्रोमाइज कर दिया जाता है। हर इंटरनेट यूजर को ये राइट होता है कि वो फुल इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सके, जो भी वो सर्विस प्राप्त करना चाहता है उसके बारे में उसे पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। लेकिन यहां यूजर राइट कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं क्योंकि डार्क पैटर्न के थ्रू आप कुछ ऐसे यूआरएल पर क्लिक करते हैं, आप कुछ ऐसी टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करते हैं जिनके बारे में आपको पता ही नहीं होता है। तो ये काफ़ी चैलेंजिंग है। उसके बाद ये आपके इंटरनेट यूजर्स एक्सपीरियंस को काफ़ी इंडेंजर कर देते हैं, उसको काफ़ी बैड बना देते हैं, और आपका जो धन है उसको भी ये उड़ा सकते हैं, उसको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। उड़ा सकने का मतलब ये है कि जैसे आपके पास लगातार अगर प्रमोशनल मेल्स आते रहें तो एक टाइम पर कोई ना कोई प्रोडक्ट तो आपको ऐसा अच्छा लग ही जाएगा जिस पर आप सोचेंगे कि हाँ ये चीज़ सही लग रही है, इसको खरीद लेना चाहिए। तो ये इस प्रकार से बड़ी बड़ी कंपनीज को बेनिफिट पहुंचाते हैं। उसके बाद ये यूज़र को कंफ्यूज करने का काम भी करते हैं और ये हमारे ऑनलाइन कार्यों में बाधा बनते हैं। आपको सिंपल अगर कोई वेबसाइट सर्च करनी हो ना, उसमें भी ये काफ़ी ज़्यादा आपका टाइम कंज्यूम कर लेंगे। ओके, तो टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, ऑब्स्टेकल क्रिएट कर रहे हैं, तो इसलिए कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पर बनी हुई है, और ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा धन खर्च करने पर आपको प्रेरित कर सकते हैं, आपको फोर्स कर सकते हैं, और आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को भी ये एक्सेस कर सकते हैं, उसको प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ये डार्क पैटर्न से रिलेटेड चीज़ें हो गई। अगर हम वे फॉरवर्ड में देखें कि हम क्या कर सकते हैं, तो आप ऐसी वेबसाइट जहाँ पर आप रिकॉग्नाइज कर लें कि यहाँ डार्क पैटर्न का यूज़ किया जा रहा है, तो उस वेबसाइट का कोई ऑल्टरनेटिव भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें हम इनसे बचाव के लिए कर सकते हैं। तो ये टॉपिक आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में यही टॉपिक्स थे इस वीक के जो हमें डिस्कस करने थे। इसके बाद मिलेंगे न्यू सेशन में न्यू टॉपिक के साथ। अच्छा, कुछ आपके डाउट्स आए हुए थे करंट अफेयर्स का जो सेशन मैंने लिया था पिछला वाला, तो उसमें आप पूछ रहे थे कि जो देवेंद्र सर एडिटोरियल डिस्कशन करते हैं, जो वो प्रीलिम्स बूस्टर करते हैं, वो इनफ है क्या करंट अफेयर्स के लिए? बिल्कुल, आप उस पर रिलाई कर सकते हैं, और साथ में ओनली आईएएस की मैगजीन भी अगर आप डाउनलोड करके पढ़ेंगे तो आपका रिवीजन और ज़्यादा बेटर हो जाएगा। तो ये भी एक सोर्स हो सकता है। बाकी जो करंट अफेयर्स के बैचेस हैं उनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाएगी, उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। और एक कमेंट मैंने और देखा था जिसमें एक एस्पायरेंट ने बोला था कि यूपीएससी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उन्होंने 1-2 साल अटेम्प्ट दिया और उसमें उन्होंने देखा कि 100% क्वेश्चन करंट अफेयर्स बेस्ड हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। बेसिकली न्यूज़ का कोई ना कोई रिलेशन रहता है, लेकिन अब मान लीजिए कोई भी टॉपिक आ गया, इतिहास से भी कोई टॉपिक है, अगर वो न्यूज़ में रहा है तो उससे क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन इसके लिए जरूरी तो नहीं है कि आपने न्यूज़पेपर में अगर उस टर्म को पढ़ा होगा या उस न्यूज़ को पढ़ा होगा तभी आप उसको कर पाएंगे। आप अपनी स्टैटिक बुक भी तो पढ़ते हैं, तो आप जो स्टैटिक बुक पढ़ रहे होते हैं उसी से क्वेश्चन बनते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन की संख्या 30% ही होती है जो डायरेक्टली करंट अफेयर्स से हों और जहां पर आपको आइडिया ही ना लगे कि ये कहां से पूछे गए हैं। तो स्टैटिक का जो पोर्शन रहेगा वो लगभग 70% आपका रहता है। ठीक है, तो इसीलिए आपको रिलाई ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टैटिक पोर्शन पर ही करना चाहिए। करंट अफेयर्स के लिए इधर उधर भागना नहीं चाहिए। ओके, तो चलिए यहाँ पर एंड करते हैं सेशन को, मिलते हैं न्यू सेशन में न्यू टॉपिक्स के साथ। थैंक यू सो मच।